हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं सनत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि टाइम का मेरा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। दोस्तों, हम लोग वर्कशॉप के बारे में बात कर रहे थे। बहुत सारा पार्ट मैंने कवर किया था। तो आज मैं वर्कशॉप के जो पार्ट के बारे में बात करना वाला हूँ वो है वेल्डिंग। ओके, ध्यान से देखिएगा क्योंकि वेल्डिंग से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। टुडे वी आर डिस्कसिंग वेल्डिंग। ओके, वेल्डिंग प्रोसेस। तो वेल्डिंग फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो वर्कशॉप करवाया जाता है, तो उसमें जो वेल्डिंग फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ाया जाता है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं वेल्डिंग। वेल्डिंग का डेफिनेशन क्या है? वेल्डिंग इज अ प्रोसेस, it is a fabrication process by which we can join two metals with the help of pressure or without help the pressure, but the main important thing is with the help of heat we are joining two metals। ये एक परमानेंट जॉइंट है, ठीक है। वेल्डिंग एक परमानेंट जॉइंट होता है, ठीक है। तो इस वेल्डिंग के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हीट, ठीक है। तो वेल्डिंग से हम लोग क्या क्या बड़ा बड़ा जो स्ट्रक्चर होता है वो नट बोल्ट से तो हम लोग टाइट नहीं कर सकते, फिक्स नहीं कर सकते। तो उसको परमानेंट एक जॉइन करने के लिए दो मेटल के लिए हम लोग क्या करते हैं? वेल्डिंग करते हैं। और इसमें जो मिक्सचर होता है दो मेटल के बीच में, तो वो होमोजीनियस रहता है। इससे स्ट्रेंथ कम नहीं होता है। जो मटेरियल का जो नॉर्मल मटेरियल का जो स्ट्रेंथ रहता है वेल्डिंग के बाद भी सेम स्ट्रेंथ हमको अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग वेल्डिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा आज के दुनिया में प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो वेल्डिंग के लिए मेनली क्या क्या चीज़ें चाहिए? फर्स्ट ईयर में हम लोग जो वेल्डिंग प्रोसेस करवाते हैं वो है आर्क वेल्डिंग। वेल्डिंग के बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं। मैं उस क्लासिफिकेशंस के डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। कोई भी बुक हो कहीं पे भी मिल जाएगा, ढेरों क्लासिफिकेशंस है डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग है, प्रेशर वेल्डिंग है। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मेन जो कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर में करवाया जाता है वो है आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग क्या, उसका नाम फुल नेम है MMAW, ठीक है। ये है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, ठीक है। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, ओके। मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग है ये प्रोसेस, ठीक है। तो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग बेसिकली एक आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ पे आर्क जनरेट होता है। और इस आर्क से हम लोग क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस आर्क वी कैन ज्वाइन द टू मेटल्स, ओके। तो वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे, क्या क्या चाहिए मुझे, ठीक है। MMAW याद रखना है। तो इसमें तीन चीज़ों का ज़रूरत है। एक है वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, वेल्डिंग मशीन, ठीक है। नंबर 2, इलेक्ट्रोड होल्डर चाहिए जो इलेक्ट्रोड को होल्ड करेगा, ठीक है। नंबर 3, जो मेटल पीस ज्वाइन करेंगे वो मेटल पीस मतलब जॉब, ठीक है। और क्या चाहिए? वो तो इलेक्ट्रिक सप्लाई चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोड होल्डर चाहिए और इलेक्ट्रोड भी चाहिए, एक कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, ये सब चाहिए। तो मैं एक एक करके आता हूँ पॉइंट पे, ठीक है। ये एक वेल्डिंग मशीन चाहिए। नॉर्मली वेल्डिंग के लिए एक वेल्डिंग मशीन चाहिए। ये वेल्डिंग मशीन अगर होता क्या है देखिए, तो वेल्डिंग मशीन का जो साइंटिफिक मतलब इंजीनियरिंग जो नेम है वो है द वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन कुछ नहीं है। वेल्डिंग मशीन जो है वो एक्चुअली एक स्टेप डाउन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर होता है, ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। वेल्डिंग मशीन एक्चुअली में एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर मीन्स ये क्या करता है? अपना जो वोल्टेज है इलेक्ट्रिसिटी का उसको डाउन कर देता है, ठीक है। क्योंकि
इसका रीज़न क्या है मैं जा रहा हूँ वन बाई वन। तो ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है, याद रहेगा। तो वेल्डिंग मशीन इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्यों? आर्क वेल्डिंग में बेसिकली हमको क्या चाहिए, 40 to 90 वोल्ट मेरा पावर सप्लाई चाहिए, ठीक है। तो 40 to 90 वोल्ट अगर पावर सप्लाई चाहिए तो नॉर्मली हमारा जो हाउस वायरिंग होता है, हाउस का जो सप्लाई होता है वो कितना होता है, 220 वोल्ट से कभी कभी 440 भी वोल्ट रहता है, ठीक है। तो ये वोल्टेज अचीव करने के लिए हमारा ये जो पावर सप्लाई का जो वोल्टेज है इसे डाउन करना पड़ेगा। मतलब 220 से सपोज या 440 से सपोज 40 या 90 वोल्ट में इसको कन्वर्ट करना है। तो वो काम कौन करेगा, ये काम ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करेगा। क्लियर? अच्छे से समझ लो, जो घर का जो सप्लाई है वो 224 या 440 वोल्ट होगा, तो उसे हम लोगों को स्टेप डाउन करके 40 से 90 वोल्ट में लाना पड़ेगा। और ये काम करेगा कौन, ये मशीन, ठीक है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम है। अब जाता हूं मैं एक के वाई वी आर डाउन द वोल्टेज। ये जो वोल्टेज है उसको हम लोग डिक्रीज करके हमको फायदा क्या हो रहा है। देखो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जूल का एक जूल का एक लॉ था ना हीट के रिलेटेड, H इक्वल्स टू क्या था, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। ये एक हीट जनरेटेड जो होता है, हीट जो जनरेट होता है वो किससे इक्वल है, आई स्क्वायर आर टी। आई क्या है, आई है आपका एम्पियर, रेजिस्टेंस और टाइम पीरियड टी, ठीक है। तो इसके ऊपर ये डिपेंड करता है, आई के ऊपर, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो आई स्क्वायर आर टी मतलब आई जितना ज़्यादा होगा, मतलब आई जितना इंक्रीज करेगा मेरा हीट भी इतना ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? आई अगर इंक्रीज करेगा, आई इंक्रीजेस देन H also increases। सो दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि I क्या है, एम्पियर है, और ये हीट। तो वेल्डिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वेल्डिंग के लिए हमारा मेन जो चीज़ है वो है हीट। मतलब जितना ज़्यादा हीट जनरेट होगा वो वेल्डिंग के लिए उतना अच्छा है। तो हमको हमारा जो मेन टारगेट है हीट को बढ़ाना, ठीक है। तो इस हीट को बढ़ाने के लिए हमको आई को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा घर का जो सप्लाई है, मतलब जो घर में जो पावर सप्लाई है वो एक कांस्टेंट रेट में अगर मैं पकड़ लूँ कि एक पावर आ रहा है, टोटल इलेक्ट्रिकल पावर, वो क्या होता है, V इंटू आई होता है, ठीक है। तो V इंटू आई दिस इज कांस्टेंट, एक कांस्टेंट पावर सप्लाई है। तो V मेरा 220 आ रहा था, तो V को मैंने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से इसको डिक्रीज करवा दिया। तो V अगर कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली I क्या होगा, I इंक्रीज कर जाएगा, और I अगर इंक्रीज कर गया तो हमारा हीट भी इंक्रीज करेगा। तो for this reason we are decreasing the voltage and increasing the I. Clear? We are decreasing this voltage and automatically I will increase, then it will affects on your heat. Okay, so heat generation यहाँ पे ज़्यादा होगा, इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ये वेल्डिंग मशीन का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक थिंग। तो इतना ही याद रखोगे तो हो जाएगा फर्स्ट ईयर में कि स्टेप डाउन वेल्डिंग मशीन का डिटेल्स, ठीक है। और वेल्डिंग मशीन में क्या होता है, दो टर्मिनल्स रहता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। तो क्या है, एनोड एंड कैथोड, ठीक है। तो एक के साथ लगा रहेगा क्या, इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड रहेगा, और एक जॉब या प्लेट से कनेक्टेड रहेगा, मतलब जॉब जहाँ पे रहेगा जॉब से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। तो ये चेंज हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव पोल को भी इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव को भी जॉब से कनेक्ट कर सकते हैं। ये चीज़
डिपेंड करता है एक चीज़ के ऊपर, कब हम लोग ये जॉब को पॉजिटिव करेंगे या इलेक्ट्रोड को नेगेटिव कनेक्शन देंगे, ये डिपेंड करता है जो मटेरियल हम लोग वेल्ड करने जा रहे हैं उसके थिकनेस के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली आर्क वेल्डिंग जो होता है वो डीसी सप्लाई में होता है, डीसी सप्लाई। बट हमारा जो घर का सप्लाई होता है वो तो एसी में होता है। अगर एसी में हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, अगर एसी में वेल्डिंग हो रहा है तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव साइड कोई भी चूज कर लो, लगा लो, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। समझ में आ रहा है? तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव में इलेक्ट्रोड रख दो या जॉब रख दो, या नेगेटिव में आप इलेक्ट्रोड रख दो, इससे कुछ नहीं, उल्टा कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव करंट है, ठीक है। लेकिन अगर डीसी सप्लाई हुआ, ज़्यादातर जो आर्क वेल्डिंग होता है वो डीसी सप्लाई में ही होता है, ठीक है। डीसी सप्लाई में अगर होगा तब एक चीज़, एक टर्म आता है, उसका नाम है पोलैरिटी, ठीक है, पोलैरिटी, पोलैरिटी। तब ये काम करेगा डीसी सप्लाई में। डीसी सप्लाई में पोलैरिटी बोल के एक चीज़ है। पोलैरिटी टू टाइप्स का होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक है स्ट्रेट पोलैरिटी और एक होता है रिवर्स पोलैरिटी, ठीक है। तो ये मुद्दा समझ लेते हैं क्या है स्ट्रेट और रिवर्स पोलैरिटी। तो डीसी सप्लाई है, तो डीसी सप्लाई में तो करंट का जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो चेंज नहीं होता। तो क्या है, हमारा दो टर्मिनल है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होता है, स्ट्रेट पोलैरिटी किसे बोलते हैं? स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होता है, नेगेटिव जो साइड है वो इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होगा और पॉजिटिव जो होगा वो जॉब से कनेक्टेड होगा, जॉब या अब बोल सकते हैं बेड से कनेक्टेड होगा, ठीक है। और रिवर्स तो उल्टा होगा। रिवर्स पोलैरिटी, इसमें क्या होगा, नेगेटिव में जॉब आ जाएगा और बेड कनेक्टेड हो जाएगा, और पॉजिटिव साइड में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड होगा, इलेक्ट्रोड के साथ, ठीक है। और ये जो चीज, ये जो कब हम लोग स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करेंगे, कब हम लोग रिवर्स पोलैरिटी यूज करेंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन जॉब थिकनेस। ओके, क्लियर? इट डिपेंड्स ऑन जॉब थिकनेस, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों ये एक चीज याद रखना है कि पॉजिटिव जो टर्मिनल है उसमें मैक्सिमम हीट जनरेट होता है 66.66%। ओके, नेक्स्ट नेगेटिव साइड में जो होता है वो है 33.33%, टोटल 100%, ठीक है। तो दोस्तों कब हम लोग स्ट्रेट पोलैरिटी यूज करेंगे, कब रिवर्स पोलैरिटी यूज करेंगे? देखो दोस्तों, जब जॉब जो वेल्ड करने जा रहे हैं उसका थिकनेस अगर बहुत कम है तब क्या होगा, अगर थिकनेस अगर कम है तो क्या होगा, तो अगर हम लोग बेड में पॉजिटिव लगा देंगे, ठीक है, तो जॉब ज़्यादा हीट हो जाएगा तो मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोड अगर नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है उसमें कम हीट जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि जॉब बहुत ज़्यादा मेल्ट कर जाएगा। तब अगर थिकनेस कम है तो हम लोग स्ट्रेट पोलैरिटी यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर थिकनेस कम है तो हम लोग स्ट्रेट पोलैरिटी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों को थिकनेस अगर ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या होगा, जॉब के साथ कनेक्टेड करेंगे और इलेक्ट्रोड को कहाँ कनेक्टेड करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल को इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्टेड करेंगे। तो स्ट्रेट पोलैरिटी इज यूज्ड व्हेन द जॉब थिकनेस इज मोर, और व्हेन रिवर्स पोलैरिटी व्हेन द जॉब थिकनेस इज लेस, देन वी आर यूजिंग द नेगेटिव रिवर्स पोलैरिटी। रिवर्स पोलैरिटी में क्या है, पतला एक आपको थिन एक प्लेट
वेल्ड करना है, तब क्या करना है, तब जॉब में कम हीट देना है, तो जॉब में आपको नेगेटिव टर्मिनल लगाना है और इलेक्ट्रोड में आपको पॉजिटिव टर्मिनल लगाना है। तब हम लोग क्या करेंगे, ये रिवर्स पोलैरिटी यूज करेंगे। चलो, तो इतना तक समझ में आ गया वेल्डिंग मशीन का काम और इससे रिलेटेड पोलैरिटी। ये सब एग्जाम में बहुत आता है, व्हाट इज पोलैरिटी, स्ट्रेट पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि एसी सप्लाई में पोलैरिटी का कोई फंक्शन नहीं आएगा, ये अगर डीसी सप्लाई है तभी पोलैरिटी काम करेगा, पोलैरिटी का टर्म आएगा, ठीक है। तो मैं इसको यूज कर देता हूँ। चलो, तो हो गया। तो वेल्डिंग मशीन है, मैंने सपोज क्या होगा, वेल्डिंग मशीन का एक टर्मिनल बेड के साथ कनेक्टेड है और एक टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड है, इलेक्ट्रोड के साथ। ये मेरा दो मेटल पीसेस है, तो इसमें क्या है, इसको हमको वेल्ड करना है यहाँ पे, ठीक है, वेल्ड करके इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, इलेक्ट्रोड रहेगा, इसका इलेक्ट्रोड and from here it is the arc, electrode। तो इलेक्ट्रोड होल्डर एक यूज करेंगे जिसमें इलेक्ट्रोड हम लोग होल्ड करेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोड होल्डर्स को लेके हम लोग यहाँ पे करेंगे। देखो, इलेक्ट्रोड बहुत टाइप्स के होते हैं, एक होता है नॉन कंज्यूमेबल और एक होता है कंज्यूमेबल। लेकिन फर्स्ट ईयर में जो वेल्डिंग होता है, आर्क वेल्डिंग में कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है, ठीक है। तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होगा, मतलब जो इलेक्ट्रोड है वो मेल्ट करके, ये मेटल का रहेगा, वो मेल्ट करके जो ये गैप है वो फिल कर देगा और हीट से इसको मेल्ट कर देगा, इस एज को भी, इस एरिया को भी। तो ये एक परमानेंट जॉइंट, एक यूनिफॉर्म जॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड दो टाइप्स के होते हैं, एक कंज्यूमेबल और एक नॉन कंज्यूमेबल। जैसे टीग वेल्डिंग, उसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है, लेकिन आर्क वेल्डिंग में आपका कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है, ठीक है। तो अभी कैसे आर्क जनरेट होता है मैं पहले बता देता हूँ। देखो, इसमें सपोज पॉजिटिव कनेक्टेड है, इसमें सपोज नेगेटिव कनेक्टेड है टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आर्क जनरेट कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर देखो, इलेक्ट्रोड को अगर तुम बेड के साथ, मतलब जॉब के साथ अगर डायरेक्टली कनेक्ट कर दोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव टोटल डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ से एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से पावर डायरेक्टली यहाँ से होके इस जॉब से सर्कुलेट कर जाएगा, मतलब उसके अंदर से एक करंट फ्लो करेगा। लेकिन मुझे तो वैसा नहीं चाहिए, वेल्डिंग के लिए मुझे यहाँ पे एक आर्क जनरेट करना चाहिए और इसमें कनेक्शन नहीं हुआ। कनेक्शन अगर आ गया तो ये दोनों स्टिक कर जाएगा, मतलब इसके और इसके साथ अगर इसके कांटेक्ट में आ गया तो ये दोनों स्टिक कर जाएगा और इसके अंदर में से करंट फ्लो करने लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ जुड़ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आर्क कैसे जनरेट होता है, तो इलेक्ट्रोड होल्डर में इलेक्ट्रोड के पकड़ के हम लोगों को क्या करना है, इस जॉब के ऊपर में इतना 2 to 3 mm गैप रखना है। गैप रख के क्या करना है, पकड़ के रखना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आर्क जनरेट होगा, ऑटोमेटिकली एक आर्क जनरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसके अंदर में डिस्टेंस कम होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक प्लाज्मा जोन क्रिएट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो एयर है, इसके अंदर में इलेक्ट्रोड और इस जॉब के बीच में, इन गैप के अंदर में जो एयर रहेगा वो आयोनाइज्ड हो जाएगा। आयोनाइज्ड होने से क्या हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगेगा इसमें। तो जब फ्लो करने लगेगा तो ये मेटल एक आर्क जनरेट हो जाएगा और ये मेल्ट होके इसके ऊपर गिरने लगेगा, ठीक है। तो ये है रीजन आर्क जनरेट होने के लिए, ठीक है। तो बहुत टाइम क्या होता है, आर्क जनरेट नहीं होता है, तब क्या करना है, क्योंकि मॉइस्चर पड़ जाता है, इलेक्ट्रोड बहुत खुले जगह में रहेगा तो मॉइस्चर गिर जाएगा। तो इलेक्ट्रोड को लेके थोड़ा टाइम इस जॉब के ऊपर रबिंग करना है,
उसके ऊपर लेके थोड़ा सा स्क्रैच करना है ऐसे, तो यहाँ पे एक स्पार्क निकलेगा और आर्क जनरेट हो जाएगा। फिर आपको गैप को मेंटेन करना है, 2 या 3 mm गैप को मेंटेन करना है, क्योंकि ये कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है, ये तो मेल्ट होके ये छोटा होता जाएगा इलेक्ट्रोड, लेकिन आपको आपके हाथ को कंट्रोल करके इस गैप को मेंटेन करना है, क्योंकि ये गैप अगर ज़्यादा हो जाएगा, इसमें अगर जॉब और इलेक्ट्रोड के बीच अगर गैप ज़्यादा हो जाएगा तो ये आर्क ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आर्क को हाथ को कंट्रोल करना है, इस आर्क को कंटिन्यू जनरेट करके रखने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि इसमें कोई स्विच होगा, कुछ भी स्विच कुछ नहीं होता है इलेक्ट्रोड होल्डर के, वो होल्ड करना है बस और जॉब के ऊपर चलाना है बस, तो ऑटोमेटिकली आर्क जनरेट होता है, उसमें कुछ अलग से स्विच या रिमोट कंट्रोल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है, डरने की कोई बात नहीं है, इसमें एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम होता है, लेकिन जब ये वेल्डिंग हो जाएगा तो उसको डायरेक्टली हाथ से पकड़ मत लेना, अनकॉन्शियसली अगर पकड़ लोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा हीट, मतलब ये जो हीट है 5000 डिग्री से 6000 डिग्री तक होता है, तो आपका हाथ पूरा पिघल जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि हाथ नहीं लगाना है, बहुत हॉट रहता है। ठीक है, तो ये है आर्क का मेन फंडा। ठीक है, अभी देखो ये जो आर्क जनरेट होता है, इलेक्ट्रोड जो यूज होता है, इलेक्ट्रोड में दो चीज मेन है। इलेक्ट्रोड में क्या होता है, एक मेटल रहता है। ठीक है, सपोज हम मैं माइल्ड स्टील को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रोड मेरा सिमिलर मटेरियल का होगा, तो एक होमोजीनियस मिक्सचर रहेगा। तो इलेक्ट्रोड के अंदर में जो रॉड रहेगा वो भी सिमिलर मटेरियल का रहेगा, एक मेटल रहेगा और उसके ऊपर एक कोटिंग रहेगा, कोटिंग। सो कोटिंग का भी एक पर्पस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्पस है कोटिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लास्क। फ्लास्क क्या काम करता है, एक कोटिंग रहता है इलेक्ट्रोड के ऊपर, एक कोटिंग। ये कोटिंग क्या करता है, ये जो मोल्टेन मेटल है जब वेल्डिंग हो रहा है तो जो मोल्टेन मेटल गिर रहा है और जो पोजीशन है वो वेल्ड हो रहा है, उसको क्या करेगा, उसको ऑक्सीडाइजेशन से बचाएगा होने से। ठीक है, मतलब यहाँ पे जब वेल्डिंग चलेगा तो बाहर से जो ऑक्सीजन है वो अंदर में आने का कोशिश करेगा, लेकिन ये जो फ्लक्स है वो क्या करेगा, इस आर्क को स्टेबलाइज करेगा और यहाँ पे एक लेयर क्रिएट करेगा, एक गैसियस एक जोन क्रिएट करेगा, जिसमें बाहर से कोई ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाएगा। और क्या करेगा, ये जो वेल्डिंग पोर्शन है, ये जो मेटल है, उसको कुछ डिफेक्ट नहीं कर पाएगा। नहीं तो क्या होगा, ऑक्सीजन अगर इसमें घुस गया तो इसमें ऑक्सीजन स्टिक कर जाएगा और यहाँ पे ये डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जो वेल्डिंग पोजीशन है, पोर्शन है, उसमें डिफेक्ट हो जाएगा। तो ये है रीज़न कोटिंग का। ठीक है, एक मेटल तो ज्वाइनिंग के लिए लगता है, और ये कोटिंग जो फ्लास्क है वो क्या है, ऑक्सीजन को ये है आर्क है उसको स्टेबलाइज करेगा, ऑक्सीडाइजेशन रिड्यूस करेगा। ठीक है, डिफेक्ट्स को मिनिमाइज कर देगा। तो ये सब रीज़न है फ्लास्क यूज़ करने की। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि फ्लास्क और कोटिंग किस लिए यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोड में। ठीक है, तो ये है रीज़न। ठीक है, तो ये हो गया रीज़न। तो जनरली कॉलेजेस में जो जॉइंट हम लोग करते हैं वो है नंबर 1 बट जॉइंट है, लैप जॉइंट है, कॉर्नर जॉइंट है, टी जॉइंट है। ठीक है, तो एड जॉइंट है, तो ये सब होता है। बट में क्या होता है, बट में एक ऐसा ये जॉइंट होता है। लैप में कैसा होता है, लैप में एक के ऊपर एक लैप कर जाएगा ऐसा। ठीक है, सपोज इसमें यहाँ पे वेल्डिंग करना है यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे वेल्डिंग करना है बीच में। ठीक है, कॉर्नर पे क्या होता है, टी जॉइंट। ठीक है, एज जॉइंट, मैं टी दिखाता हूँ। टी कॉर्नर ऐसा रहता है, कॉर्नर एक मटेरियल है
और इसके ऊपर एक ऐसा एक मटेरियल है, तो ये जो कॉर्नर है इसमें ज्वाइंट करना पड़ता है। तो टी में भी क्या होता है, टी एक ज्वाइंट है, सपोज ये एक ज्वाइंट है, ये एक टी है, तो यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा, यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। एक ज्वाइंट क्या है, दो मेटल है ऐसा ऐसा, तो इसमें ऐसा ऐसा ये जो एज है, एज को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ये सब टाइप्स ऑफ ज्वाइंट, दिस आर द टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, ज़्यादातर बट ज्वाइंट ही किया जाता है कॉलेजेस में, लैप ज्वाइंट भी कभी कभी होता है, तो फर्स्ट ईयर के लिए बट ज्वाइंट ही ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये आर्क वेल्डिंग का प्रोसेस मैंने बता दिया कि कैसे करना है। तो और क्या होता है, एज प्रिपरेशन। देखो फर्स्ट जो मेटल दिया जाएगा कॉलेजेस में क्या होता है, उसका एज प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। अगर थिकनेस बहुत कम है, मतलब 5 mm से अगर कम है, तो एज प्रिपरेशन का कोई ज़रूरत नहीं है, थिकनेस अगर कम है। लेकिन अगर थिकनेस ज़्यादा है, तो सपोज इतना मोटा एक मेटल है, तो उसके ऊपर में हमको वेल्डिंग करना है, तो ऊपर से वेल्डिंग कर दिया, लेकिन वो जो मेटल है नीचे तक आया ही नहीं, उसको पेनिट्रेट ही नहीं कर पाया, तो वो जॉइंट तो बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो जॉइंट है वो तो अच्छा नहीं हुआ ना, तो वो तो कभी भी टूट सकता है, क्योंकि बीच में मैं ऊपर से वेल्डिंग कर गया, लेकिन बीच में नीचे तक वो जॉइंट प्रॉपरली हुआ नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एज प्रिपरेशन करना पड़ता है। बहुत सारे कॉलेजेस में होता है एज, तो एज प्रिपरेशन ज़रूरी होता है। देखो मेरा एक ऐसा ऐसा 2 मेटल पीसेस है, तो अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँ, तो सपोज यहाँ तक आपके ज्वाइन हो गया, इतना तक हो गया, ये बहुत थिक है, तो यहाँ से मैं ज्वाइन किया, तो इस पोर्शन से इतना तक है, ये जो पोर्शन है नीचे तक, यहाँ इस पोर्शन तक आया ही नहीं, इस पोर्शन तक, तो ये तो जॉइंट प्रॉपर जॉइंट नहीं हुआ ना, तो ये बहुत रिस्की एक जॉइंट हो गया। तो ये स्ट्रक्चर अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, स्ट्रक्चर में। तो ये जो चीज़ है, ये ज्वाइन प्रॉपरली यहाँ तक एकदम लास्ट तक सही से होने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एज प्रिपरेशन। एज प्रिपरेशन क्या है, देखो जो एज है उसको हम लोग क्या करेंगे, ये एक एज है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फाइलिंग करेंगे, फाइलिंग करके इसको एक ज़्यादा एरिया को ज़्यादा कर देंगे यहाँ से, तो इसको मैं वी शेप का, सिंगल वी, तो क्या होगा, तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अच्छे से वेल्डिंग हो गया, ठीक है। सो इसीलिए एज प्रिपरेशन इज़ नेसेसरी। तो एज प्रिपरेशन में ये सिंगल भी हो सकता है, ठीक है, कभी कभी डबल भी हो सकता है, मतलब एक पार्ट है, एक ऐसा एक पार्ट है, दोनों तरफ से आप वेल्डिंग कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी सिंगल वी कर सकते हो, सिंगल यू हो सकता है, ऐसा ऐसा एक जॉब है, ठीक है। तो ये जो एच प्रिपरेशन है, ये थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है, कब आपको सिंगल वी यूज़ करना है, कब डबल वी, कब यू, ठीक है, सिंगल यू डबल यू यूज़ करना है। तो ये सब जो है एज प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। और एक बात, वेल्डिंग जब करोगे आर्क वेल्डिंग, तब आपको खाली आँख से नहीं देखना है, प्रॉपरली आपको हैंड ग्लव्स पहनना है, ठीक है, क्योंकि बाई चांस आपको अगर अनकॉन्शियसली आप अगर हॉट मेटल पकड़ लो तो आपका हाथ में कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए ग्लव्स पहन लेना, ठीक है। और क्या है, खुले आँख से कभी भी नहीं देखना, क्योंकि वो जो स्पेशल वेल्डिंग का ग्लास है उसे ही देखना है, क्योंकि अगर तुमको पता नहीं चलेगा, तुमको लगेगा कि वह कुछ नहीं होता है, मैं देख लेता हूँ, तो एट ए टाइम तो तुम देख लोगे, लेकिन उसके बाद अब अगर जाओगे रात में सोने के लिए, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठोगे तो आपका आँख में प्रॉब्लम ज़रूर होगा, ठीक है। तो हमारे कॉलेजेस में एक किस्सा मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो एक लड़के ने ऐसा देखा था, तो कुछ नहीं होगा, तो वो घर गया, घर जाने के बाद उस टाइम तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे जब रात को उसको
आँख में दर्द होना स्टार्ट हो गया। और दर्द होने के बाद क्या हुआ, तो सुबह जब मॉर्निंग में उठा उसका आँख इतना इतना मतलब गोल गोल मतलब फूल गया था ऐसा। तो उसको इमीडिएटली उसके पेरेंट्स ने डॉक्टर के पास ले गया। तो उसको बोला कि कैसे हुआ, तो वो उसको रियलाइज़ हुआ कि प्रीवियस डे उसने वेल्डिंग क्लास की थी और उसने ग्लव्स और वो जो चश्मा था वो पहना नहीं था, उसके अंदर से उसने देखा नहीं था। तो उसको वो आँखों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, ठीक है। तो गूगल्स जो है, आई गूगल्स, उसको पहनना तो पड़ेगा ही, ठीक है। उसको निगलेक्ट मत करना, नहीं तो आँख में प्रॉब्लम हो सकता है आपका, ठीक है। तो आर्क वेल्डिंग ज़्यादा करने से भी बहुत सारे जो वेल्डर होते हैं ना, उसमें आँख में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कंटिन्यू वो लोग करते हैं तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो आँखों के लिए प्रोटेक्शन लेके आपको काम करना पड़ेगा। खुले आँख से कभी भी मत देखिए, डायरेक्टली आँख में वो जो आई गॉगल्स है उसको यूज़ कीजिए, ठीक है। नहीं तो अल्ट्रावायलेट वहाँ से जो रेज निकलते हैं वो आँखों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, ठीक है। तो दोस्तों वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग के लिए बस इतना ही, मैं फर्स्ट ईयर में इतना ही होता है, ठीक है। तो इसके बाहर कुछ अलग से क्वेश्चंस नहीं है। वेल्डिंग डिफेक्ट्स है, वेल्डिंग डिफेक्ट्स से ऊपर अगर आप बोलेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा कि क्या क्या डिफेक्ट्स होता है वेल्डिंग में, ठीक है। बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है इसके अंदर ही आता है और थ्योरी पोर्शन से आता है। तो प्रैक्टिकली यही करना है। तो प्रैक्टिकल बहुत ही इजी है, घबराने का कोई बात नहीं है, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो अब आपको कॉलेजेस में तो दिखाया जाएगा ही, और मेरा जो मैंने जो बोला उसको अगर ध्यान में रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग बहुत ईजीली वो जो वेल्डिंग प्रो है आप खुद ही कर सकते हैं। तो आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे 1 या 2 दिन करने के बाद ही। तो घबराना नहीं है, आप लोग अगर डरोगे तो कर नहीं पाओगे, डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। एक बार अगर कर लोगे तो आपको ही इंथू और एनर्जी आ जाएगा, आपको ही मज़ा लगने लगेगा। तो आप खुद जाके सर को बोलोगे सर मैं करूँगा, मुझे दीजिए मुझे दीजिए। तो मज़ेदार चीज़ है, आप करो तो बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, गुड बाय।